हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस स्टडी सर्कल। आज हम लोग लेकर के आएंगे नया चैप्टर कार्बनेट्स कंपाउंड। और इसमें सबसे पहले हम लोग कार्बन्स कंपाउंड के टॉपिक पे स्टार्ट करने से पहले हम लोग छोटा सा टॉपिक देखेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग का। ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी है ना। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग पहले बात कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कोवैलेंट बॉन्डिंग या कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं हम लोग। तो एक कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है? एक कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। भाई हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल्स में एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। अब जब ये एटम कंबाइन करते हैं तो आपस में वो एटम आपस में जुड़ेंगे कैसे, आपस में होल्ड कैसे करेंगे एक दूसरे को? तो दे आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स। वो केमिकल बॉन्ड्स से जुड़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था एक चैप्टर, लास्ट जो चैप्टर था इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे मेटल नॉन मेटल। तो वहां पे हम लोग पढ़े थे आयनिक बॉन्ड कि भाई जब एक मेटल का एटम और एक नॉन मेटल का एटम आपस में कंबाइन करेगा और तो उसके एटम जुड़ेंगे आयनिक बॉन्ड की हेल्प से, है ना। मेटल जो होगा वो केटायन बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम लोग मेटल को कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और नॉन मेटल क्या कर रहा होता है भाई? नॉन मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नॉन मेटल के एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और नेगेटिव आयन बनाएंगे, और इसलिए हम लोग कहते हैं इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और वो जो पॉजिटिव आयन होगा यानी मेटल का आयन, और वो जो नेगेटिव आयन यानी नॉन मेटल का आयन जो होगा, वो आपस में अट्रैक्ट होंगे, है ना, विद द, और आपस में जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ आयनिक बॉन्ड। अभी यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं कार्बन के कंपाउंड, कार्बन एक नॉन मेटल है और कार्बन के जो कंपाउंड्स होंगे मेनली कोवैलेंट कंपाउंड होंगे, है ना। कैसे कंपाउंड होंगे? कोवैलेंट कंपाउंड होंगे। क्यों होंगे कोवैलेंट कंपाउंड? क्योंकि उसके एटम्स जो आपस में जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। दे आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? तो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between two atom। दो एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का। और ये दो एटम जो होंगे क्या होंगे? नॉन मेटल के एटम्स हो, चाहे वो एटम सेम हो या फिर अलग अलग हो, होमो एटॉमिक हो या डिफरेंट हेटेरो एटॉमिक हो, है ना। वो जो मॉलिक्यूल बन रहे हो एक जैसे एटम से बने हुए हो या अलग अलग एटम से बने हुए होंगे। अगर वो नॉन मेटल के एटम्स आपस में जुड़े हैं तो वो जुड़ेंगे होंगे विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और एक कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा होगा? तो बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे सपोज कर ले हम लोग यहाँ पे देखना चाहे H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें, H2, H2 में क्या है भाई? दो हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़े हैं। दोनों हाइड्रोजन एटम क्या है? हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। तो वो आपस में कैसे जुड़े हैं दोनों हाइड्रोजन एटम? वो जुड़े हैं विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हम लोग मालूम है एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। उसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और हाइड्रोजन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। और ये जो दोनों एटम ने मिल करके इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने मिलकर शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन का, इसके वजह से दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने से एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, है ना। अब इसे हम लोग कह सकते हैं लुईस स्ट्रक्चर, है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या फिर हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, लुईस डॉट सिंबल और लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर लुईस डॉट सिंबल क्या है? अगर हम किसी एलिमेंट के एटम का में जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है भाई? 6। क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन? 2 और 4। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन अगर हमको दिखाना होगा तो हम लोग 4 डॉट्स से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4। यही कहलाएगा लुईस डॉट सिंबल ऑफ कार्बन। यानी किसी का भी डॉट सिंबल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? उस एलिमेंट का जो सिंबल है, कार्बन, कार्बन सिंबल C है, और उसके वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसको उतने डॉट से दिखा देंगे, दैट इज नॉन एज लुईस डॉट सिंबल। कोई दिक्कत है ना? जैसे अगर हमें किसी और भी एटम में दिखाना, नाइट्रोजन दिखाना होगा तो नाइट्रोजन का लुईस डॉट सिंबल क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2 और 5। तो 1 2 3 4 5,
ये हो गया लुईस डॉट सिंबल ऑफ नाइट्रोजन। को डाउट? अब हम एनीवे तो ये हो गया भाई लुईस डॉट सिंबल। अब जब किसी आइटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो उसको वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उनको भी हम लोग दिखा देंगे डॉट से, और उसे कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे H2 का ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हो गया, और साथ साथ हम लोग ये भी रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, साथ साथ हम लोग ये भी रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे दो हाइड्रोजन आइटम के बीच में एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो एक बॉन्ड बना, है ना। कोवैलेंट बॉन्ड असल में है क्या? जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा दो आइटम के बीच में तो एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक कोवैलेंट बॉन्ड और कुछ नहीं बल्कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इट इज द वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू आइटम। क्लियर? जैसे यहाँ पे हम लोग और भी देखना चाहेंगे एग्जाम्पल, तो देखें ये अभी हम लोग दिखाएं एक O2 मॉलिक्यूल का दिखा सकते हैं। O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बता दे 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2 और 6, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इसका डॉट सिंबल, लुईस डॉट सिंबल। एक और ऑक्सीजन ले ले भाई, क्योंकि यहां पे दो ऑक्सीजन आइटम्स हैं O2 में, तो इसके भी हमने लुईस डॉट सिंबल बना लिए। अब ऑक्सीजन चाह रहा है मेरे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वो कैसे होगा? 6 इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे और ये इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो इस ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरे हुए। इसके पास भी 2 4 6 थे और 2 ये इसका शेयर कर लिया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्योंकि यहाँ पे 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक और पेयर का शेयर हुआ एक और एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर यहाँ पे 1 पेयर शेयर होने से एक कोवैलेंट बॉन्ड, एक और पेयर शेयर होने से एक और कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, और ये हो गए इसके, तो एक हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिंबल और ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर O2 का, है ना। और क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि भाई अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो एक बॉन्ड बनता है, यहाँ पे 2 पेयर शेयर हुए फिर 2 बॉन्ड बन गए, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, N2 का ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 7 था, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 5, तो 1 2 3 4 5। एक और नाइट्रोजन ले लेते हैं हम लोग, इसके भी भाई 5 इलेक्ट्रॉन दिखा लेते हैं, 1 2 3 4 5। इस नाइट्रोजन के 5 और ये नाइट्रोजन इसके 3 शेयर कर लेता है, इसका 8 हो जाएगा। इसके 5 ये इसका 3 शेयर कर लेता है, इसका भी 8 हो जाता है। दोनों के बीच में 3 पेयर शेयर हुआ, एक पेयर शेयर होने से एक बॉन्ड, 3 पेयर शेयर होने से 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन N2, ये बन गया N2। और ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। एक कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने से, क्योंकि यहाँ पे 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, है ना। अब जो हमारे सिलेबस में है जो कोवैलेंट बॉन्डिंग की बात की गई है वो दिया है भाई कार्बन के कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखाएंगे आप, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको दिखाना है कार्बन कंपाउंड का एक कंपाउंड हम लेते हैं मीथेन, एक बहुत सिंपल कंपाउंड है कार्बन का, मीथेन, है ना। CH4 कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में भाई फिर से इसका लुईस डॉट सिंबल बना दो, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4, ये हो गया इसका डॉट सिंबल। अब मीथेन का हमको बनाना है डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कितने हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं यहाँ पे? 4, तो 1 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, इनका एटॉमिक नंबर 1, तो इनका डॉट सिंबल बनाते जा रहे हैं, हर एक हाइड्रोजन और इसके साथ एक डॉट इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के अपने 4 और चारों हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 1 1 1, इसका 8 पूरा हो गया, इसका 2 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 पूरा हो गया, है ना। हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन हो गए और कार्बन के अपने 4 और 4 हाइड्रोजन के 4, 8 पूरा हो गया, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। क्योंकि हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो एक बॉन्ड इधर, एक इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड बन गए। ये हो गया कोवैलेंट बॉन्डिंग इसका कोवैलेंट बॉन्ड से किसका ये हो गया डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का, और ये हो गया भाई कोवैलेंट बॉन्ड जो बॉन्ड बने हैं किनके बीच में? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इन द मीथेन मॉलिक्यूल, है ना। तो इस तरह से अगर बाय द वे हम लोग एक और मॉलिक्यूल ले लें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका ध्यान देखें, इसका देखें हम लोग कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन फिर से कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास? कार्बन के पास 4। बोले सर वहां पे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग किए हैं, वहां पे अलग अलग था, चारों इलेक्ट्रॉन को अलग अलग दिखा रहे थे क्योंकि वहां पे भाई मीथेन था, तो वहां पे 4 हाइड्रोजन एटम थे, 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे थे, चारों डॉट को हमने सेपरेट रखाया था। यहां पर है ऑक्सीजन,
और ऑक्सीजन में अभी हमने जस्ट देखा था कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए हमने कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखाए हैं वो पेयर्स में दिखाए हैं कि भाई इस ऑक्सीजन का 6 है और ये इस कार्बन का 2 शेयर कर लेगा तो 8 हो जाएगा। इस ऑक्सीजन के 6 है, ये कार्बन का ये 2 शेयर कर लेगा तो इसके भी 8 हो जाएंगे। कार्बन के अपने 2 और 2 4 थे और इन दोनों ऑक्सीजन आइटम का 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर लेगा तो इसके भी 8 हो जाएंगे। यानी कि यहां पे 2 पेयर शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहां भी 2 पेयर शेयर हो रहा है तो यहां भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना। इसी का कहेंगे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इस तरह से हमने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके दिखा रहे हैं और ये बॉन्ड बन रहा है। कोई डाउट इसमें, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग को हम लोग दिखा रहे होंगे, है ना। किसके बीच में, जब भी अगर हम लोग को दिखाना होगा किसी भी दो एटम, नॉन मेटल एटम के बीच में कि वो नॉन मेटल के एटम आपस में जुड़े कैसे हैं, तो उनके बीच होगा कोवलेंट बॉन्ड। और वो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक देख लेते हैं हम लोग H2O का, और या फिर पहले हम देख लेते हैं अमोनिया NH3। अमोनिया का अगर हमें आ जाता है भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे भाई। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में अभी हमने देखा था 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसका डॉट सिंबल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। फिर हाइड्रोजन है, उसके पास भी है 3 डॉट। ये नाइट्रोजन का 5 और ये हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। नाइट्रोजन के अपने 5 थे, 3 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, वो 8 हो गया। फिर ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर, और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर शेयर हो गया, है ना। क्लियर, दोनों तीनों हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। क्योंकि हर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर शेयर हो रहा है तो एक एक बॉन्ड बनाने देना आपको, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रह गया। क्लियर, ये 2 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। इसे कहते हैं हम लोग लोन पेयर। ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता है ना, इसे कहते हैं हम लोग क्या, लोन पेयर कहते हैं, लोन पेयर। ये नाइट्रोजन ने शेयर नहीं किया, देखो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट था, इसलिए उसने 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयर किए। आउट ऑफ 5 वो 3 शेयर कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। इसे जो शेयर नहीं हुआ उसे कहते हैं हम लोग लोन पेयर। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं लोन पेयर। और जो पेयर शेयर हो गया उसे कहेंगे हम लोग बॉन्ड पेयर। ये देखो यहां से इससे शेयर हुआ ना, इस पेयर से, इस पेयर से शेयर होने से ही तो एक बॉन्ड बना है। तो जिस पेयर के शेयर होने से बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे हम लोग बॉन्ड पेयर, और जो शेयर नहीं हुआ उसे कहेंगे हम लोग लोन पेयर। एक और एग्जांपल दिखाते हैं, देखो यहां पर H2O, वाटर, हाँ है ना। वाटर में क्या है भाई, ऑक्सीजन है और कौन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की जल्दी से बता दो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन बनाया है अभी हमने। यहां पे देखो CO2 में हमने बनाया था 2 हाइड्रोजन एटम्स है, यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं। एक हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था। ऑक्सीजन के पास अपना 6 इलेक्ट्रॉन और दोनों हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हो गया, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, दोनों के बीच में बन गया एक एक बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन है, 2 और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या किया, एक पेयर यहां शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, एक पेयर यहां शेयर कर लिया, एक बॉन्ड यहां बना लिया। बाकी रह गया इसके पास 2 लोन पेयर्स। ये हो गया H2O का, है ना, ये डॉट स्ट्रक्चर, और ये हो गया इसका लूज स्ट्रक्चर। इसे बना लिए हम लोग, है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गई है ये H2O का। यहाँ पे ये जो 2 पेयर रह गए जो शेयर नहीं हुआ इसे लोन पेयर कह देंगे। ये जो पेयर शेयर हुआ जिसकी वजह से बॉन्ड बना उसे कह देंगे हम लोग बॉन्ड पेयर, है ना। जिससे बॉन्ड बन जाता है उसे कह देते हैं हम लोग बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, है ना। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे इसको हम लोग, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ, भाई शेयर होने से ही ना बॉन्ड बनता है, तो ये कहलाएगा बॉन्ड पेयर। तो ये है कोवलेंट बॉन्डिंग के कुछ एग्जांपल, है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, अगर ये क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिए H2O का, मीथेन का, अमोनिया का, तो आप इस तरह से बना देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का, और
इसके बारे में ये हो गई भी कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में, कोवलेंट कंपाउंड का कुछ का हमने देखा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कैसे दो आइटम के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर था हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन के कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, है ना। और इस बीच में भी एक दो और भी कंपाउंड का हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे जब आगे कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मीथेन, इथेन, तो इथेन का बनाना, मीथेन का तो अभी हमने बनाया, इथेन का बनाना, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इथेन का, तो वो भी हमारे बीच बीच में वो टॉपिक भी हम लोग बीच बीच में लाते रहेंगे, है ना। तो आगे बात करते हैं और हम लोग अब चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है कार्बन कंपाउंड। हमें पढ़ना है कार्बन क्या है भाई। कार्बन एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर क्या होता है उसका, एटॉमिक नंबर 6 होता है। मास नंबर क्या होता है, 12 है, लेकिन इससे कुछ आइसोटोप भी पाए जाते हैं, रेयर ही सही, 13 और 14 भी पाए जाते हैं इसके अलावा, 12 के अलावा। लेकिन क्योंकि 99% कार्बन जो है, 98 पॉइंट समथिंग % जो कार्बन है वो 12 वाला एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, कार्बन का मास 12 भी लेते हैं, 13 या 14 नहीं लेते हैं। तो कार्बन और उसके कार्बन के कुछ आइसोटोप्स इन्हें कहते हैं हम लोग, मास 12, 13, 14 ये कहलाते हैं आइसोटोप्स, है ना, पढ़ा हमने कहां पर, पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो कि भाई कार्बन के अलग अलग जो फॉर्म होते हैं, जिसका मास, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग अलग होता है, उसे कहते हैं लोग आइसोटोप्स। उसके अलावा एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं एलोट्रोप्स, ये इस बार के सिलेबस में हमारा और रिमूव कर दिया गया, कार्बन के एलोट्रोप्स, है ना। पहले कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़ते थे भाई, किसे कहते थे हम लोग, एलोट्रोप्स, एलिमेंट्स हैविंग सेम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक ही एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म, अलग अलग रूप, जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे, उसे कहेंगे हम लोग एलोट्रोप्स। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रोप्स थे, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन, है ना, ये तीनों कार्बन के ही बने हुए हैं। कोल भी कार्बन का ही एलोट्रोप है, ये सारे कार्बन के बने हुए हैं, डायमंड भी, ग्रेफाइट भी, फुलेरिन भी, लेकिन इनमें उनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि कार्बन के बने हुए हैं, जो भी रिएक्शन करेंगे एक जैसे रिएक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शन उनका एक जैसा होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, तो ये वाला पार्ट हमारे इस बार सिलेबस से, हमारे एनसीईआरटी से ही रिमूव कर दिया गया, तो अब परमानेंट ये टॉपिक अब रिमूव ही रहेगा। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स पहले पढ़ते थे हम लोग। अभी हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम लोग बात करेंगे सीधा कार्बन के कंपाउंड से रिलेटेड बात करना है हमें, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बल्कि हम लोग ये कर ले इसको ना, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। The branch of chemistry which deals about study of organic compounds is known as organic chemistry। क्लास 11th में आएंगे तो इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेल में पढ़ रहे होंगे, एक अलग से केमिस्ट्री के ब्रांच में, इसे कहेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। होता क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो पहले ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम प्रिपेयर, इंसान प्रिपेयर नहीं कर सकता, है ना, क्लियर। इसको बनाने के लिए वाइटल फोर्सेस चाहिए, नेचुरल फोर्सेस चाहिए, है ना, प्रकृति की शक्ति चाहिए इनको बनाने के लिए। और इसीलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहां से मिलेंगे, सिर्फ नेचुरल सोर्स, जैसे प्लांट, लिविंग सोर्सेज से, प्लांट से, एनिमल से, ह्यूमन से, इनके बॉडी से मिलेंगे भैया, है ना। इनको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहला साइंटिस्ट था, इसका नाम था वोलर, जिसने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया था, है ना। पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम लोग वोलर सिंथेसिस। वोलर के नाम पे ही एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया था, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था क्या, यूरिया। क्या था, यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। और कैसे प्रिपेयर किया था वोलर ने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को कैसे बनाया था, तो यूरिया, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना कैसे था, तो उसने रिएक्शन कराया था इसके बीच में, अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सल्फेट ले ले या अमोनियम क्लोराइड ले ले, अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराया था, अमोनियम
सल्फेट प्लस पोटाशियम साइनेट KCNO, पोटाशियम साइनेट। रिएक्शन करने के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देते हैं हम लोग, बन गया अमोनियम साइनेट प्लस पोटाशियम सल्फेट। बैलेंस करने के लिए यहां कोफिशिएंट लगा लेते हैं 2। अब ये अमोनियम साइनेट को जब हीट कर दिया गया तो ये रीअरेंज हो गया, बन गया NH2CO NH2 और यही कहलाया यूरिया। इसी को कहते हैं हम लोग यूरिया। तो ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में प्रिपेयर हुआ वो था यूरिया, है ना। इससे पहले ये माना जा रहा था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते, इन्हें सिर्फ हम लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं, प्लांट से, एनिमल से, है ना, इनसे ऑब्टेन कर सकते हैं, हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना वो था यूरिया, जो बनाया था किसने? वोलर ने। इसलिए पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वोलर सिंथेसिस, है ना। और अब हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, है ना। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन भी कहते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन तो हर साथ में हाइड्रोजन भी होगा। और उसमें दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे नाइट अगर हो सके तो। जैसे यहाँ पे ये देख लो, यूरिया में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या दिख रहा है आपको? नाइट्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होंगे, बट सारे कार्बनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक हो ये जरूरी नहीं। क्या कह रहे हैं? ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर all organic compounds contain carbon, but all carbon containing compounds are not organic compounds. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उन सब में कार्बन होगा, लेकिन सारे कार्बनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि कार्बोनिक एसिड H2CO3, जब हमने पढ़ा था एसिड बेस्ड सॉल्ट में, तो इनऑर्गेनिक एसिड में एक वीक एसिड पढ़ाया था। एग्जांपल हमने कहा था इनऑर्गेनिक एसिड मेनली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन बहुत सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि वीक भी होते हैं। जैसे उसमें एक एग्जांपल हमने कहा था कार्बोनिक एसिड H2CO3, है वहां पे कार्बन, लेकिन वो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक एसिड नहीं था वो। बाकी जितने भी हमने ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल देखा, एसिटिक एसिड, विनेगर का जो उसका सोर्स था क्या था? CH3COOH, वहां कार्बन थे, लेकिन वो ऑर्गेनिक है। कार्बोनिक एसिड में कार्बन है, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक है। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई अगर कार्बन होगा तो पक्का ऑर्गेनिक हो। ये तय है कि अगर ऑर्गेनिक है तो कार्बन होना ही होना है। कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो जिसमें कार्बन नहीं होगा, लेकिन सारे कार्बनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक हो ये जरूरी नहीं, इसको वैसे वर्षा नहीं कर देना ना। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन, बट ऑल कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे अब हम कैसे डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अब हम लोग डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस तरह से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाँ, उसमें दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं हो भी नहीं भी हो, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही हो, और हो सकता है दूसरे एलिमेंट भी हो। विच में ऑल्सो कंटेन other elements like nitrogen, phosphorus, sulfur, etc. Which may also contain other elements like nitrogen, phosphorus, sulfur, etc. है ना, दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। हाँ, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं हो, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन्स। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स क्या कहते हैं इसको हम लोग? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और दूसरा कोई एलिमेंट नहीं, उसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मींस हाइड्रोजन और कार्बन, ये दो एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड है हाइड्रो
कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, है ना। अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट आता है कि भाई अभी हम लोग जस्ट कह रहे थे, भी मैं कह रहा था कि भाई 11th में आओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एक अलग से ब्रांच होगा इनके बारे में पढ़ने। भाई क्यों रिक्वायरमेंट हुआ अलग से ब्रांच बनाने का? ऐसा क्या है भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने के लिए अलग से कहीं भी पढ़ लेते किसी एक छोटे टॉपिक में घुसा करके? तो उसके पीछे रीजन ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हजारों हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए, उनके प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से केमिस्ट्री का ब्रांच बनाते हैं। अब फिर ये क्वेश्चन राइज होता है कि भाई ऐसा क्यों है, भाई इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों पॉसिबल है, इतने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों पॉसिबल हो जाते हैं? इसके पीछे रीजन होता है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, है ना। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में डाला भी गया है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सटाइल नेचर होने की वजह से, कार्बन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है ना, जिसके वजह से कार्बन का क्या है कि बहुत सारा वैरायटी ऑफ ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी कंपाउंड थे, कार्बन के कंपाउंड थे, तो इतना सारा उसका जो वर्सटाइल नेचर है, उसको कुछ कुछ वैसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से इतने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल हो पाते हैं। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है और उसकी वजह से वैरायटी कैसे क्रिएट हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, है ना, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जो कहते हैं आप वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन या कैरेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ कार्बन, है ना। तो भाई कार्बन की कुछ खास प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है जो दूसरे एलिमेंट में नहीं पाए जाते या उस एक्सटेंट में नहीं पाए जाते जिस एक्सटेंट में कार्बन में वो प्रॉपर्टी पाया जा रहा है। और यही रीजन है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने का, यही रीजन है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने का। उनमें से एक है, फर्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, अभी किस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, वो प्रॉपर्टी एक एलिमेंट का इन विच, जिसमें देयर एटम आर ज्वाइंट टुगेदर, देयर एटम्स आर ज्वाइंट टुगेदर with the help of covalent bond to form chain। एक एलिमेंट का वो प्रॉपर्टी जहां पे उसके एटम आपस में जुड़ के चेन बना सकते हैं, उसे कहते हैं हम लोग उसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन, यहां देखिए, यहां पर कोवलेंट बॉन्ड से जुड़कर इस तरह से कार्बन के एटम, सेम एटम है, सारे कार्बन के एटम है, वो आपस में एक के बाद कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ते जा रहे हैं और एक चेन बना रहे हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सिंपल लाइन में अगर इसको डिफाइन करना चाहे तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी कि आपस में ही जुड़ने का जो प्रॉपर्टी होता है, जहां पे एक ही एलिमेंट के एटम आपस में ही जुड़ जा रहे हैं, सेम एलिमेंट के एटम आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन, इसे कहते हैं हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, उनमें कार्बन में हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, यानी एक के बाद एक कार्बन जुड़ के 10, 15, 20, 50 कार्बन आपस में जुड़ के लंबे से लंबे चेन बनाएंगे, जो कि ऐसा प्रॉपर्टी किसी और एलिमेंट में ऐसा नहीं है। दूसरे एलिमेंट के एटम 10, 15 एटम्स आपस में जुड़ेंगे, उससे ज्यादा एटम नहीं जुड़ सकते, उनके अंदर में उतना लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी नहीं है जो कार्बन के अंदर में। तो एमंग एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हम लोग जानते हैं नॉन एलिमेंट्स में, कार्बन हैज highest catenation property, carbon has highest catenation property, कार्बन हैज हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब बोलेंगे भाई इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे ये फर्क पड़ रहा है बाबू, इससे से कार्बन आते आएगा ना, कि नया कार्बन आ गया, मान लीजिए एक कार्बन है तो हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं इसको, मीथेन कहते हैं। जब 2 कार्बन आ गया तभी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के आईपीएसी के जिनमें ईथेन कहते हैं, वो अलग कंपाउंड हो गया। 3 कार्बन जुड़ गया तो फिर प्रोपेन कहलाएगा, वो अलग कंपाउंड हो गया। तो जैसे जैसे कार्बन आपस में जुड़ते जाएंगे और भी उसके वजह से और वैरायटी आएंगे, और भी रीजन होंगे, वो आगे हम लोग जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग कंपाउंड से अलग अलग नाम पड़ रहा है, सेम नंबर ऑफ कार्बन होने के बावजूद भी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी हम लोग। तो क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे कार्बन एटम जुड़ते जाएंगे तो क्या होने वाला है, एक नया कंपाउंड बनते चला जाएगा।
तो ये एक रीजन हो जाएगा वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनने का, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और जितने भी एलिमेंट है सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसमें अंदर है? कार्बन के अंदर है। सेकेंड प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ कार्बन के कंपाउंड पॉसिबल हो पाते हैं, आइए देखते हैं वो सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सा है। सेकेंड प्रॉपर्टी है उसका टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंसी, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। और टेट्रावैलेंट होने की वजह से क्या होगा भाई? वैरायटी ऑफ चेन बनाएगा ये, है ना। स्ट्रेट चेन बनाएगा, ब्रांच चेन बनाएगा, मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, साइक्लिक चेन बना सकता है, ये सारी बातें भी आएगी, है ना, कि भाई टेट्रावैलेंसी होने की वजह से कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। अभी हमने देखा था ना, अभी जस्ट हमने बनाया था अभी कोवलेंट बॉन्डिंग, तो वहां पे देखा था मीथेन बनाया था, कार्बन के 4 हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड बनाए थे। या CO2 हमने बनाया था, तो वहां पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड, इधर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड, 2 और 2 4 बॉन्ड बनाया था कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो वो 4 बॉन्ड बनाया था। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 थे, उसे 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उसने 3 बॉन्ड बनाया था। नाइट्रोजन इज ट्राइवैलेंट। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसे 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट था 8 पूरा करने के लिए, उसने 2 बॉन्ड बना रहा था वो, तो वो बाइवैलेंट हो गया, है ना। तो जिसको जितना बॉन्ड बनाना होगा, जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो उतने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा, और वो कहलाएगा भैया अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो टेट्रावैलेंट, 3 बॉन्ड बना रहा है तो बाइवैलेंट, सॉरी ट्राइवैलेंट, 2 बॉन्ड बना रहा है तो बाइवैलेंट, सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो मोनोवैलेंट। क्लियर? तो यहां पे देख ले हम लोग, कार्बन टेट्रावैलेंट था भाई, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा था, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसे 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट था ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो हमेशा 4 बॉन्ड बना रहा था, एंड देयरफॉर कार्बन इज टेट्रावैलेंस। और टेट्रावैलेंट होने की वजह से क्या हुआ? टेट्रावैलेंसी में क्या की वजह से क्या हुआ? कार्बन कैसे कर लेंगे? ड्यू टू टेट्रावैलेंसी, ड्यू टू टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, it can form different type of chain like straight chain, straight, branched, cyclic, multiple bond, अलग अलग तरह की चीज बना सकता है वो, है ना। बोले यहाँ पे एक सेक्टर लगा के हम लोग कहते थे, एंड बाकी सारी चीजें तो कवर कर ही ली हम लोग, तो अब क्या ही एक्स्ट्रा लगाए हम लोग, यहाँ लिखते साइक्लिक एंड मल्टीपल बॉन्ड चेन, मल्टीपल बॉन्ड। जैसे देखें यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ कितने कार्बन हमने दिखाए यहाँ पर? 3 और 3, 6 कार्बन। अब अगर हम इसको, इस कार्बन को, 6 कार्बन वाले ब्रांच को हम अगर ऐसे दिखा देते हैं, यानी 5, यहां भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5, लेकिन यहां पे हमने एक ब्रांच में लगा दिया, स्ट्रेट नहीं करके एक कार्बन को ब्रांच में लगा दिया, तो ये अलग कंपाउंड बन गया, ये अलग कंपाउंड है। इवन की अगर हमने ऐसे ब्रांचिंग कर दी, तो ये यहां भी 6 कार्बन है, इस कंपाउंड में भी 6 कार्बन है, यहां भी 6 कार्बन है, यहां भी 6 कार्बन है, ये तीनों कंपाउंड अलग अलग है, कोई सेम नहीं है। और ऐसा क्यों कर पाए हम लोग ब्रांचिंग? अगर सपोज कर लो कार्बन बाइवैलेंट होता, 2 ही बॉन्ड बनाता, तो ये ब्रांचिंग पॉसिबल था? नहीं होता, क्योंकि अभी यहाँ पे इस कार्बन के अभी 3 बॉन्ड बन गए, अभी तो 1 बॉन्ड और बनाना है कार्बन को, यहाँ पे ये ब्रांचिंग पॉसिबल होता। अगर कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाता तो नहीं हो पॉसिबल हो पाता, क्योंकि इस कार्बन के देखो यहाँ पे इस ब्रांच में कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3, अभी भी 1 बॉन्ड और बनाना है इसको, तो कार्बन टेट्रावैलेंट होने की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाए। इसी यहाँ पे देख लो हम लोग, यहां भी 6 कार्बन है, लेकिन ये अलग कंपाउंड हो गया, ये तीनों से अलग ये कंपाउंड है। यहां पे हमने एक ही कार्बन पे 2 ब्रांच वाले कार्बन लगा दिए, तो ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो ये कार्बन टेट्रावैलेंट है, 1 2 3 4 बन रहा है, तो इसलिए इस तरह का ब्रांचिंग पॉसिबल हो पाया। अगर कार्बन ट्राइवैलेंट होता तो ये ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं हो पाता, या बाइवैलेंट होता तो ये ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं हो पाता। या फिर अगर हम लोग ऐसे बना दे भाई, या ऐसे देख लो यहाँ पर, ये इस तरह का साइक्लिक बना दे हम लोग, यहां भी 6 कार्बन है, लेकिन ये अलग कंपाउंड है। अगर हम यहां पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिखा दे, मल्टीपल बॉन्ड, तो भी पॉसिबल है। यहां भी 6 कार्बन है, लेकिन ये अलग कंपाउंड है।
तो ये वैरायटी पॉसिबल क्यों पड़ा है? ड्यू टू द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये हो पाया क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता था, यहां मैंने डबल बॉन्ड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक बॉन्ड और बनाना है इस कार्बन को। तो कार्बन के 4 बॉन्ड बन सकते तो बीच में डबल बॉन्ड कर दे, कहीं पे अगर मान ली यहां पे अगर हम ऐसे ट्रिपल बॉन्ड कर दे तो भी पॉसिबल है, और ये अलग कंपाउंड बन जाएगा। तो वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटी आएगा यहां पर, है ना, वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटी आएगा। अगर हमने कार्बन के अलग एक ही नंबर ऑफ कार्बन को हमने फिक्स रखा, 6 कार्बन रखा, तो इतने वैरायटी बना दी अभी हमने, अभी और बना सकते हैं वैरायटी। तो बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। अब 7 कार्बन में वैरायटी और बढ़ जाएगा, 8 कार्बन में वैरायटी और बढ़ जाएगा। तो ये क्यों हो पा रहा है? क्यों अलग अलग तरह के ब्रांच चेन, मल्टीपल बॉन्ड चेन, साइक्लिक चेन बना पा रहा है? बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट, है ना। तो एक रीजन ये हो गया भाई, टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन के वैरायटी ऑफ कंपाउंड बन सकते हैं। तो ये एक रीजन हो गया क्यों कार्बन के इतने सारे कंपाउंड पॉसिबल है। तो 2 हमने देखा वर्सेटाइल नेचर में, एक देखा कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जहां पे कार्बन के आइटम आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन बना सकते हैं। दूसरे एलिमेंट भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, लेकिन कार्बन के ऐसा कार्बन के एक्सटेंट में शो नहीं कर सकते। दूसरा सेकंड है टेट्रावैलेंसी। एक थर्ड पॉइंट आता है, या क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे एग्जामिनेशन में, कि सिलिकॉन इज आल्सो टेट्रावैलेंट एंड इट आल्सो शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, व्हाई सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स लाइक कार्बन। उसके पीछे कारण देंगे भाई, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन का, सिलिकॉन का साइज बड़ा है, कार्बन का साइज छोटा है। अभी देखो यहां पे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर याद करो, 14 284, है ना। जस्ट लाइक कार्बन, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो जैसे कार्बन टेट्रावैलेंट था, उसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए थे। सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, उसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी टेट्रावैलेंट होता है, और ये भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो फिर इसके वैरायटी ऑफ कंपाउंड क्यों नहीं बनते, इसे हमने अभी कार्बन का बनाया था, उसके पीछे रीजन क्या होगा? तो उसके पीछे हम लोग रीजन देंगे कि भाई कार्बन का उतना वैरायटी ऑफ कंपाउंड इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि कार्बन के साइज छोटा है। छोटा होने की वजह से उसके जो कोवलेंट बॉन्ड होंगे, जो कार्बन कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड होंगे, वो मच स्ट्रॉन्गर होंगे सिलिकॉन के कोवलेंट बॉन्ड से, और इसीलिए इसके लंबे चेन भी स्टेबल होंगे। लेकिन सिलिकॉन का साइज बड़ा था, जो बड़े एटम होते हैं ना, उसके बॉन्ड वीक होते हैं, बड़े एटम के बॉन्ड वीक होते हैं, छोटे एटम के बॉन्ड मजबूत होते हैं, है ना। छोटे एटम के बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं इन कंपैरिजन टू लार्जर एटम, और इसीलिए इसका साइज बड़ा होने की वजह से इसका बॉन्ड कमजोर होगा, तो ज्यादा सिलिकॉन एटम आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। 10 से 15 सिलिकॉन से ज्यादा अगर जुड़ेंगे ना, तो वो चेन बीच से टूट जाएगा, है ना। और इसीलिए सिलिकॉन के लॉन्ग चेन स्टेबल नहीं है, और यही रीजन है कि कार्बन के ऐसा सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट होने के वजह बावजूद भी, या कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करने के बावजूद भी, है ना, इट डज नॉट फॉर्म लॉन्ग चेन like carbon or variety of compounds like carbon, because due to the smaller size of carbon it forms a strong covalent bond, है ना। और सिलिकॉन का साइज क्या बड़ा है, बड़ा है, तो उसका बॉन्ड क्या होगा, है ना, इसके बॉन्ड वीक होंगे, और इसलिए लॉन्ग चेन इसकी स्टेबल नहीं होता। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, it can form stable long chain as a result of, as a result of strong carbon bond। कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा सिलिकॉन से। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन आता है, व्हाई सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स लाइक कार्बन, हाउएवर इट इज आल्सो टेट्रावैलेंट एज वेल एज इट इज शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, तो हम बताएंगे भाई क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा है, कार्बन का साइज छोटा है, छोटा होने की वजह से बॉन्ड मजबूत होगा, तो इसके लंबे चेन भी स्टेबल होंगे। सिलिकॉन के लंबे चेन 15 से 20 सिलिकॉन अगर आपस में जुड़ते हैं, तो उससे ज्यादा सिलिकॉन आइटम्स आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। तो ये था भाई वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो ये दूसरा टॉपिक जो हमारे चैप्टर के सिलेबस का पार्ट है। एक था हमारा सिलेबस का पार्ट क्या कि भाई कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात की गई थी, दूसरा क्या था वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, फिर हमने डिस्कस करना नॉमेनक्लेचर, और ये होमोलोगस सीरीज हम लोग हमारे बुक में पहले दिया गया है, लेकिन हम लोग होमोलोगस सीरीज नॉमेनक्लेचर के बाद देखेंगे, है ना। तो हम लोग बात करेंगे इन दोनों पॉइंट पे।